आज हम आप अध्ययन करने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में। हमारी संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो 2 के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, राष्ट्रपति के बारे में और दूसरा है राज्यसभा के बारे में। आज हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है लोकसभा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आप देखें कि लोकसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है। फिर इसके अलावा अन्य अनुच्छेद 85, 84, 83 ये भी इससे संबंधित हैं विषय विशेष के संबंध में। हम आप देखें कि जो लोकसभा हमारा है ये संसद का प्रथम सदन कहलाता है। संसद का प्रथम, इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सीधे सीधे चुने जाते हैं, तो इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। और इसको निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाना और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाना, लोअर हाउस कहा जाना, इसके पीछे ब्रिटिश परंपरा जो है वो निहित है, जिसके आधार पर क्योंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, तो इसलिए वहाँ जो भी है, जिस तरह वहाँ कॉमन सभा को निम्न सदन कहते हैं, है ना, और लॉर्ड सभा को वहाँ उच्च सदन कहते हैं, तो जस्ट लाइक दैट इंडिया में भी हमने इसी तरह के नाम रख दिए। अब आता है कि इसका गठन कैसे हो। तो आप देखें इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि मूल संविधान में 552 सदस्यों की बात कही गई, लेकिन पीछे जो एक संविधान संशोधन हुआ उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन हैं वो हटा दिए गए, तो वर्तमान में सदस्य संख्या जो है वो 550 है ना, अधिकतम हो सकती है, लेकिन रियलिटी में सदस्य संख्या है 543। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 543 है। अब प्रश्न आता है कि अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है, सम्मानित सदस्य बनना है, तो उसके अंदर योग्यताएं क्या होना चाहिए? तो बहुत ही सरल योग्यताएं हैं, जैसा कि अन्य पदाधिकारियों और खासकर जो संवैधानिक पदाधिकारियों की योग्यताएं हैं, उसी तरह से आप देखें कि हमारे लोकसभा के सदस्यों के लिए भी योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना, पागल एवं दिवालिया ना हो, है ना, और किसी अपराध में उसकी संलिप्तता ना रही हो, ये भी चेक किया जाता है। तो आफ्टर आप देखें ये योग्यताएं जिस भी व्यक्ति के पास है वो लोकसभा में इलेक्शन फाइट कर सकता है और सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट आप देखें कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि क्योंकि मंत्रिमंडल कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, तो उत्तरदायित्व की वजह से अगर मंत्रिमंडल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव पर अगर सही मतदान में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार 5 वर्ष पहले ही गिरने की जब आशंका होगी, तो ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में डिफॉल्ट टाइम में भी भंग किया जा सकता है। आप देखें समय से पहले 5 वर्ष से पहले अभी तक 10 बार जो है लोकसभा भंग की जाती है। आगे हम आप देखते हैं कि निर्वाचन कैसे होता है। तो आप देखें सरल है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले समस्त भारतीय नागरिक वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये हमारे संविधान में प्रदान किया है। हाँ, आप नींद आ जाती है। तो हम आप
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है कि सभी 18 वर्ष के आयु के लोग, सभी धर्मों के, सभी जातियों के और सभी लिंग के, पुरुष हो अथवा स्त्री, सभी को जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त। शिक्षित एवं अशिक्षित इन दोनों को भी प्राप्त। नेक्स्ट आप देखें पदाधिकारी आते हैं। पदाधिकारी कितने होते हैं? 2 मेन पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चयनित किया जाता है। तो इसी तरह से लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर हम लोग पहुंच रहे हैं, अच्छा दूसरा एक ये आता है रिजर्वेशन पर। कल हमने आपके साथ चर्चा की थी कि एससी और एसटी के लिए बाकायदे लोकसभा में रिजर्वेशन निर्धारित किया गया। कल आपने याद कर लिया होगा। एससी के लिए कितने? 79 और एसटी के लिए 41। तो आप देखें इतने लोग जो है बाकायदे जो है वो आरक्षित सीटें हैं, उन पर अन्य लोग जो है सामान्य जाति के लोग या ओबीसी के लोग वहाँ पर इलेक्शन में स्टैंड नहीं करेंगे। आगे हम आप देखते हैं कि लोकसभा में दूसरा ये है कि अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो कितना वोट आपको मिलेगा, है ना, कि आपकी जमानत जब्त ना हो, है ना। तो 1/6 यानी टोटल जो वहाँ मतदान हुआ है उसका अगर 1/6 आपने प्राप्त कर लिया तो जमानत जब्त नहीं होगी। ये जमानत जब्त होना क्या है कि जब आप इलेक्शन में फाइट होते हैं करते हैं तो इन दैट केस एक राशि एज ए जमानत के आपको जमा करनी है, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी राशि है। तो अगर आप 1/6 नहीं पाते हैं वो, तो फिर कहा जाएगा जमानत जब्त हो गई और वो पैसा जो आपने जमा किया था वो रिटर्न नहीं होगा। एक हमें गढ़पूर्व भी समझना है। ये क्या है? आपसे पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि लोकसभा की गढ़पूर्व कितनी है, कोरम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये 1/10 है। कितना है? हाँ, 1/10। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें 543 लोकसभा में हमारे सदस्य हैं, तो इनमें से आपको मान लीजिए 54 से और 55 के बीच अगर सदस्य बैठे हुए हैं सदन में, तभी सदन की कार्यवाही संचालित होगी। अगर कोरम पूरा नहीं होगा, गढ़पूर्ति नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन में सदन की कार्यवाही नहीं संचालित की जाए। क्लियर हुआ? आगे हम आप देखें कि शक्तियां क्या हैं लोकसभा। हमें याद रखना है कि देश में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में संसद का बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कानूनों का निर्माण संसद ही करती है। और देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधियों को चुन करके लोकसभा में पहुंचाते हैं और वो लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उन्हीं में से एक कार्यपालिका का गठन होता है जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं, और वो मंत्रिमंडल फिर लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहती है। तो आप देखें, अगर हम ये कहें कि देश में संसद का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये हमें याद रखना है कि संसद के अंतर्गत बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है वो लोकसभा का है। अगर हम लोकसभा को ही संसद कह दें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्यसभा के बगैर काम चल सकता है, लेकिन लोकसभा के बगैर देश की शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। अब हम आप देखते हैं तो इतना महत्वपूर्ण सदन जिसे लोकतंत्र की और भारतीय संसदीय प्रणाली की अगर जननी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसको कौन सी शक्तियां प्राप्त? तो पहले हम आप देखते हैं विधायी शक्तियों के बारे में।
लोकसभा की जो विधायी शक्तियां हैं वो विधि निर्माण से जुड़ी हुई है। कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि जब भी किसी भी संवैधानिक संगठन या पदाधिकारी की शक्तियों के बारे में पूछा जाए तो मेमोरी में हम कैसे याद रखें कि विधायी शक्तियों में हम क्या लिखेंगे। तो विधायी शक्तियों में आप देखें विधि निर्माण को लेकर, कानून के निर्माण को लेकर लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, इन पर हमें ध्यान रखना। तो पहली बात इसमें ये याद रखना है कि जो लोकसभा हमारा महत्वपूर्ण सदन है और 57 विषय जो संघ सूची में है उन पर कानून बनाने का अधिकार है ना, उन पर विधेयक लाने का अधिकार वो हमारी लोकसभा को प्राप्त है। इसके अलावा समवर्ती सूची में भी जो 66 विषय हैं उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। इसके अलावा आप देखें कि 4 तरह के विधेयक संसद में लाए जाते हैं, जो 57 में और 66 विषयों में फिर उन्हें कैटेगराइज किया जाता है कि वो विधेयक जो विषय चर्चा होगी लोकसभा में तो वो किस प्रकार से होगी। जैसे इस समय हम आप देखें कि हमारे सामने जो है ये जो 2 लाइनें रो बनी हुई हैं ये लोकसभा के रूप में, और इधर हमारे राज्यसभा के सम्मानित सदस्य लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं ना। तो अब आप देखें 4 तरह के विधेयक जो है वो लोकसभा में लाए जाते हैं। साधारण विधेयक, संविधान में संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक एवं धन विधेयक। तो आप देखें जो साधारण विधेयक यानी सामान्य विषयों से जुड़ा हुआ विधेयक, ऑर्डिनरी बिल इसीलिए इसे कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल है ना, बहुत ही ऑर्डिनरी होता है और इसमें वित्त और धन संबंधी मैटर नहीं होता है, इसीलिए इसे साधारण विधेयक कहते हैं। तो आप देखें सभी साधारण विधेयक चाहे लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना है कि लोकसभा चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है और दूसरा मंत्रिमंडल के सदस्य लोकसभा के प्रति जवाब दे रहे हैं और मंत्रिमंडल में ज्यादातर जो सदस्य हैं उनका चयन जो है लोकसभा से ही किया जाता है मंत्रिमंडल में। तो ऐसी कंडीशन में अधिकतम जो महत्वपूर्ण साधारण विधेयक हैं वो पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए और लोकसभा से पारित होने के बाद फिर वो राज्यसभा में। एक साधारण सी बात याद रखना है कि जैसे आपकी तरफ से कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे विधेयक कहते हैं, है ना। साधारण प्रस्ताव जिसे भविष्य में कानून के रूप में पारित होना है तो उसे विधेयक कहते हैं, और जब विधेयक पारित हो जाता है तब उसे अधिनियम या एक्ट कहा जाता है, फिर वो अधिनियम कहलाने लगता है। ठीक है, तो कानून का जो कच्चा रूप है उसे विधेयक कहते हैं और जब वो प्रिपेयर हो जाता है तो फिर उसे अधिनियम कहते हैं। अब हम आप देखें कि साधारण विधेयक को लेकर के लोकसभा की अधिक शक्तियां हैं और इसके अलावा आप देखें वित्त एवं धन विधेयक ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये बात कंपटीशन के लिए याद रखनी है कि वो कौन सा विधेयक है जिसको लेकर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो याद रखना है कि केवल राष्ट्रपति साधारण विधेयक को लेकर के ही संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ये संयुक्त अधिवेशन क्या है कि जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित रूप में सिटिंग करते हैं और सम्मिलित रूप में मतदान करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन में किसके फेवर में वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, किसके फेवर में पारित हो जाएगा, तो जाहिर है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के द्वारा ही वो पारित हो जाएगा क्योंकि सदस्य संख्या ज्यादा है। अब हम आप आते हैं तो क्लियर हो गया कि वित्त एवं धन विधेयक ये पहले केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। नेक्स्ट आप देखें कार्यपालकीय शक्ति।
कार्यपालकी शक्तियों में हमें ये याद रखना है कि आफ्टर ऑल जो मंत्रिमंडल है, हमारे यहाँ दो ही कार्यपालिका है, एक तो राष्ट्रपति है जिसे हम नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, और दूसरी तरफ वास्तविक कार्यपालिका है जो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ, है ना। तो आप देखें ये जो मंत्रिमंडल है इस पर नियंत्रण को लेकर के लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, ये याद रखना है कार्यपालकी शक्तियां। तो हम आप देखें कि मंत्रियों पर कंट्रोल करने का काम, चूंकि कार्यपालिका लोकसभा संसद के लोकप्रिय सदन और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कहीं भी उत्तरदायित्व में कोई गड़बड़ करता है मंत्रिमंडल, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के सदस्य उनसे प्रश्न करते हैं, पहली बात। दूसरा, उनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ना। और अगर वो पारित हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। तो आप देखें कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का महत्वपूर्ण काम हमारी लोकसभा करती है। ये हमें याद रखना है कि राज्यसभा को मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार नहीं है, जो हम तुलना में अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप देखें कि वित्तीय अधिकार, आप देखें जो भी वित्त विधेयक एवं धन विधेयक वो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, एक बात। और दूसरा जो बजट है वो बजट भी पहले जो है लोकसभा में ही राष्ट्रपति के निर्देशानुसार जो वित्त मंत्री है वो लोकसभा में ही आपका बजट, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना है, ठीक है। संचित निधि और आकस्मिक निधि पर दोनों सदनों का समान रूप से अधिकार है। आफ्टर ऑल आप देखें नियुक्ति एवं महाभियोग संबंधी शक्तियां, यहाँ हम आप देखें कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है इसमें लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चयन में कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जो राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। आगे हम आप देखें कि संविधान संशोधन को लेकर के क्या शक्ति है, तो इसको लेकर के भी आप देखें महाभियोग का भी ये छूट गया। आप देखें राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग या मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के अगेंस्ट महाभियोग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या महान्यायवादी, इनके अगेंस्ट जो महाभियोग लाने का कार्य है वो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों मिलकर के करते हैं, ठीक है। एक सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा और दूसरा सदन उस पर सुनवाई करेगा, ठीक है। संविधान संशोधन को लेकर के हम आप देखें कि दोनों की लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं, लोकसभा और राज्यसभा को। अन्य शक्तियों में हम आप देखें कि तमाम जो महत्वपूर्ण समितियों का गठन वगैरह है इसमें लोकसभा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसके अलावा आप वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत यहाँ पर याद रखेंगे कि लोक लेखा समिति में जो लोकसभा के सदस्य अधिक रहते हैं, है ना, और जो दूसरी समितियां हैं उनमें भी लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है। आप देखें नेक्स्ट आता है अन्य शक्तियां। तो अन्य शक्तियों में आप देखें जो भी महाभियोग से लेकर इन सभी में जो प्रभाव है वो ज्यादा लोकसभा का अधिक रहता है। अब एक प्रश्न आपके कंपटीशन में और एग्जाम में आ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तुलना कीजिए। तो यहाँ हम आप देखते हैं कि पहले तो गठन संबंधी तुलना। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? जनता पूरे जो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो सभी के सभी जो है लोकसभा के इलेक्शन में भाग लेते हैं। वहीं आप देखें जो राज्यसभा का गठन होता है तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कहाँ से किया जाता है?
राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अब हम आप देखें तो ये हम आप गठन एवं रचना है ना, दोनों में इसको शामिल कर लेंगे। निर्वाचन भी इस पे डिस्कस हुआ। कार्यकाल में दोनों के अंतर है ना। जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है और उसके सदस्यों का जो व्यक्तिगत कार्यकाल है वो कितना है, 6 है ना, और लोकसभा का 5 वर्ष है। इसके अलावा आप देखें विधेयकों के संबंध में, ये महत्वपूर्ण चर्चा होगी यहाँ पर। विधेयकों के संबंध में पहले हम देखते हैं साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक के संबंध में भी लोकसभा का पलड़ा भारी है। हालांकि साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक वो किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन आप देखें कि जो साधारण विधेयक है उसको राज्यसभा अधिकतम जो है 6 माह तक रोके रख सकती है। आफ्टर 6 मंथ उसका सिंगल ऑपरेशन लोकसभा के द्वारा हो जाएगा। इसी तरह आप देखें वित्त एवं धन विधेयक, ये पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक उनको अपने यहाँ रोके रख सकती है। ठीक है, तो आप देखें। और इसमें जो धन विधेयक, इसके अलावा वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है, इसका डिसीजन भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? स्पीकर जो है ये निर्णय करेगा कि कौन विधेयक वित्त है और कौन धन है ना। आर्टिकल 109 और 110 इसके अंतर्गत जो है लोकसभा स्पीकर ये निर्णय करता है। और वित्त एवं धन विधेयकों पर पूरी तरह से नियंत्रण जो है वो किसका है? लोकसभा का। और अन्य कार्यों में आप देखें इनमें भी राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां मिली हुई हैं जो लोकसभा को नहीं होती। आर्टिकल 249 के अंतर्गत है ना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है ना, नए राज्य बनाना, ये तमाम प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में पहले प्रस्तावित होंगे, लोकसभा में नहीं लाए जाएंगे। और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार भी हमारी राज्यसभा को मिला हुआ है, जो कि लोकसभा को नहीं मिला। तो इस तरह आप देखते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कल दूसरे टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।